बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम जवाब हम लेंगे के खुसूसी एडिशन के साथ आपका होस्ट मियां तारिक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, आज यौम दिफा पूरे पाकिस्तान में मनाया गया। यौम दिफा क्यों मनाया जाता है? 65 की जंग में जिस तरह भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था, उस हमले के बाद जो नताइज निकले, जिस तरह भारत को मुंह की खानी पड़ी, उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दिफा पाकिस्तान के लिए, दिफा मादरे वतन के लिए जो कुर्बानियां दी, जिस तरह इस वतन का दिफा किया, वो किस तरह हुआ, किस तरह मुमकिन हुआ कि हमने अददी और असले के लिहाज से अपने से बहुत बड़ी फौज का मुकाबला किया। और उस मुकाबले के बाद जिस तरह हमने पाकिस्तान की फौज का एक मोराल बुलंद हुआ, पाकिस्तान की आवाम जो उस वक्त फौज की इज्जत और एहतराम करते थे, बाद में उस इज्जत और एहतराम में, इज्जत और वक़ार में, इज्जत और तौकीर में क्यों कमी आई? बाद में लोग फौज से नफरत तो नहीं, लेकिन ये कि फौज से बदजन क्यों हो गए, ये तब्दीली क्यों आई? आज इस खुसूसी एडिशन में हम बात करेंगे यौम दिफा से दिफा पाकिस्तान तक। इस वक्त भी पाकिस्तान जो है एक आलमी जंग का हिस्सा है, जहां फ्रंटलाइन स्टेट का किरदार अदा कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को इस फ्रंटलाइन स्टेट का किरदार अदा करने के बाद क्या नुकसान उठाने पड़े? पाकिस्तान के अंदर जंग आ चुकी है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है इस हद तक आ चुकी है कि पाकिस्तान का कोई शहर, कोई इलाका इस वक्त महफूज नहीं है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा बनकर खुद दहशतगर्दी का शिकार हो चुका है। क्या हमारी ये पॉलिसियां गलत थी? क्या हमें इस जंग का साथ देना चाहिए था? दूसरी तरफ हम सियाचिन की बात करें तो पाकिस्तान वहां 84 से हालत जंग में है। जो पाकिस्तान के हिस्से थे उन पर इंडिया ने बेजा कब्जा करके उन पर अभी तक वो पाकिस्तान से जंग के साथ है, जहां पाकिस्तानी फौज दुश्मन के साथ साथ मौसम से भी लड़ती है। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में मुसल्लह अफवाज जो है वो दिफा वतन के लिए क्या कुर्बानियां दे रही हैं? इस वक्त पाकिस्तान को दिफा के साथ साथ किन चीज़ों की जरूरत है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सबसे पहले जो हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड हैं डॉक्टर मोहम्मद आबिद राव साहब। मैं जो सीनियर एनालिस्ट भी हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी आते हैं और यौम दिफा के हवाले से मैंने खुसूसी तौर पर इनको बुलवाया है। इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद जाफर जमील साहब। कर्नल साहब की जो एक सबसे स्पेशलिटी ये है कि ये पाकिस्तान की दोनों जंगों में 65 और 71 दोनों जंगों में इन्होंने बाकायदा हिस्सा लिया। और चिविंडा का जो मशहूर जो एक फेमस जो महाज था उस पर ये लड़ते रहे 65 की वार में। और उसके अलावा भी इनकी जो खिदमात हैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए, उस पर बात करेंगे। अब हम इस वक्त मुल्क को किस चीज़ की ज़रूरत है? यौम दिफा से दिफा पाकिस्तान तक अब हमें पाकिस्तान का दिफा किस तरह करना है? दुश्मन हमारे चारों तरफ बैठा हुआ है, उससे किस तरह लड़ना है? आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोग दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि 65 की वार को कहा जाता है कि जी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों ने मिलकर लड़ा और उसके साथ साथ पूरी कौम ने इनके साथ लड़ा। कहा जाता है कि आर्मी की बैकबोन एयरफोर्स थी उस वक्त, और एयरफोर्स की वजह से ही एयरफोर्स ने जिस तरह आर्मी को बकअप किया, पीछे से उनको सारा जो इंडियंस हमले होते थे उनको जाके तबाह करते थे। उस वक्त का माहौल, चूंकि आपका उसके बाद आप एयरफोर्स में आए, लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट उस वक्त जो भी थे आपके सामने होता होगा, उस वक्त के जज्बे आपके सामने थे। मैं चाहूंगा जरा मुख्तसर सा कि उस वक्त के हालात को जरा हमारे नाज़रीन के लिए बताएं कि उस वक्त क्या हालात थे और किस तरह सिचुएशन थी। देखिए 65 वॉर का जो था, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री अब उसको सिर्फ इस नज़र से देखता हूँ जी कि उस जंग ने हमें पहले शोहदा दिए जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खून बहाया। सही। मैं उनकी कदर मंजिलत, उनकी कुर्बानी को छोटा नहीं करना चाहता। ये दिन खास मैं उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ कि वो हमारे मोहसिन हैं जी। उन्होंने जाने दी, आर्मी के थे, फोर्स के थे, नेवी के थे, सिविलियंस थे, वो पाकिस्तान के लिए लड़ने वाले पहला हमारा एक कंटिंजेंट था। ठीक है। और जो हीरोज हमारे पहले मुल्क से बाहर के थे वो अब हमारे लोकल हीरोज जो पैदा हुए, नंबर 1। दूसरा जो उस दौर में और आज में फर्क है, आपका टॉपिक बहुत दिलचस्प है कि यौम दिफा से दिफा पाकिस्तान तक, उसमें और आज में हमने बहुत लंबा सफर किया है। हमारी थ्रेट परसेप्शन जो है ना ग्रेजुअली चेंज हुई है, होनी चाहिए। बिकॉज वो 18 साल जो थे 47 से 65 तक, वो मैं यूं देखता हूं कि हम एक खौफ में थे कि हिंदुस्तान से जब कभी जंग हुई वो पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा एंड हाउ वेल विल वी परफॉर्म अगेंस्ट हिम। तो उस खौफ से हम निकल आए। हिंदुस्तान पे भी हमने एक वो बावर करवा दिया कि जी हम वक्त आने पे आपको विक्ट्री नहीं लेने देंगे। अच्छा,
उससे जो नेगेटिव लेसन निकले उसमें यह था कि ईस्ट पाकिस्तान का दिफा है ही नहीं, इंडिया ने उसको एक्सप्लॉइट किया और 6 साल के अंदर अंदर वो वहां वो करके एंड हमने एक फॉल्टी स्ट्रेटेजी मेंटेन की हुई थी कि डिफेंस ऑफ ईस्ट लाइज इन द वेस्ट। ऐसा हो नहीं सकता बिकॉज आप 1000 मील दुश्मन टेरिटरी से सेपरेटेड हैं, वहां पे ऑलरेडी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं और उस पे सोने पे सुहागा ये कि पहले तो अयूब खान मिलिट्री डिक्टेटर थे, फिर याहिया खान मिलिट्री डिक्टेटर है जिसने ज्यादा उस चीज को एक्सपेडाइट कर दिया कि ईस्ट पाकिस्तान हो सकता है 20-25 साल में खुद चला जाता, लेकिन ऑनरेबल एक उस पे जाता, लेकिन उसको आपने 2 साल के अंदर अंदर फारिग कर दिया और जितनी बेइज्जती हमारे हिस्से में आई वो भी हमारे एक हिस्सा है। अब वो पॉलिटिकल डिफीट थी, मिलिट्री डिफीट थी, अमूद रहमान कमीशन क्या ग्राउंड रियलिटीज हैं, ग्राउंड रियलिटीज हैं जिनको हमें नेट रिजल्ट वो मुल्क आपका गया। ठीक है, अच्छा फिर आपका वहां से पीरियड आता है 84 तक ज़िया-उल-हक के दौर में जब ये सियाचिन का मसला खड़ा होता है। सही, वो पीरियड भी आपका हुआ है। अगर आप देखिए पाकिस्तान की 65 साल की हिस्ट्री, इसमें ये क्राइसिस ये वाले जो आए हैं ना, वॉर्स वाले, लॉस ऑफ टेरिटरी वाले और सारा ये फौजी डिक्टेटर्स के उसमें है, सिविलियन रूलर्स कभी नहीं है, जंगे ना करते, वो खैर सेपरेट सब्जेक्ट है, कभी फिर आपकी प्रोग्राम बात करेंगे। फिर आपका पीरियड आता है अप टू 99 व्हेन यू वेंट न्यूक्लियर। अच्छा तब भी आपके सर पे एक तलवार थी कि इंडिया ने अपनी नेवी बहुत स्ट्रांग कर ली, एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग कर ली। हमारे यहाँ एयरफोर्स को और नेवी को वो इंपॉर्टेंस नहीं मिली बिकॉज आपके रूलर्स आर्मी के थे। they probably didn't understand, they didn't probably realize, they didn't want to do that or whatever। लेकिन पिछले अगर आप 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई उससे अब तक देखें जो पावर प्रोजेक्शंस हुई हैं बड़ी मेजर दुनिया भर में जो मेजर जंगे हैं उनमें एयरफोर्स और नेवी का रोल अगर आप निकाल दें तो पता चलेगा कि उस जंग का रिजल्ट उल्टा हो सकता था। सही, इवन टुडे अगर अमेरिकन की अभी गल्फ वॉर देख लें, अमेरिकन की अफगान वॉर देख लें, लुक एट द एलिमेंट ऑफ एयर इन दैट, रिजल्ट्स जब कभी आएंगे देखी जाएगी। आज आपका दुश्मन जो है ना, ये थ्रेट परसेप्शन की मैंने बात की थी, यू हैव टू रीइवैल्यूएट, इज इंडिया योर रियल एनिमी और अफगानिस्तान इज योर रियल एनिमी, आर द मुजाहिदीन योर रियल एनिमी। और एक ये जो दुश्मन आपके अंदर सोसाइटी के अंदर मर्ज कर गया है कि आपको पता नहीं कौन आपके साथ बैठा हुआ आदमी एक्चुअली ही इज इन टोटल डिसएग्रीमेंट विद योर आइडियोलॉजी, विद योर बिलीफ, एंड उसको कैसे टैकल करना है पहले आपने आइडेंटिफाई करना है। Armed forces basically are trained, designed, structured to fight an enemy outside the border। सही, जो अंदर वाला होता है जी उसको पहचानना बड़ा मुश्किल है, फिर उसको किस तरह टैकल करना है ये बड़ा वो मैं कर्नल साहब आपसे ये पूछना चाहूंगा, 65 की वार जो हुई, हमने जो भी किया उससे सबक क्या हासिल किया? 65 की जो जंग है उसकी एक तारीखी हैसियत है इस वजह से कि वो उसमें जैसा कि एयर मार्शल साहब ने फरमाया आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलावा कौम हमारे साथ, ठीक है, एक कौम जो थी एक सीसा पलाई हुई दीवार की तरीके से हमें सपोर्ट कर रही थी और उसमें हमने अपने से 5 गुना अददी और अस्करी कुव्वत और जो मैन एंड मटीरियल के अंदर हमसे हर तरीके से ज्यादा थे, हमने उसमें अपने दिफा को हमने कायम किया और एक पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल कायम कर दी कि अगर यानी कौम में जज्बे अखुवत और जज्बे कुर्बानी हो तो बड़े से बड़ा मार्का जो है वो सर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज मैं आप चुके उससे बिल्कुल आप वहां प्रेजेंट थे, चुविंडा का महाज दुनिया के चंद जो तारीखी महाजों में से एक है कि जहां पे जो कुर्बानियां दी गई, आप उसको कैसे देखते हैं कि वहां जो लोग टैंकों के नीचे लेट गए, वो दुनिया में सबसे बड़ा बैटलफील्ड बना टैंकों की अगर देखी जाए कि जहां टैंक तबाह हुए सबसे ज्यादा, वहां क्या सूरत हाल थी? दूसरी जंग अजीम के बाद बैटल ऑफ चमिंडा जो है वो यानी तारीख की सबसे बड़ी टैंकों की जंग है जी जी। और उसके अंदर क्योंकि हर तरीके से उनका एक आर्मर्ड डिवीजन जिसने कि हमसे 4 और वो उस तरफ से हमला किया और हमारा सिर्फ एक ब्रिगेड ग्रुप था, मतलब ये है कि समझो यानी 3 हमारी रेजिमेंट्स और एक प्लस एक और थी, और उसमें मतलब ये था कि वो जज्बे अखुवत और कुव्वत ईमानी की वजह से हमारे जो रिसाले के जो हमारे कमांडर्स थे, हमारे ऑफिसर्स थे और हमारे जवान थे, उन्होंने बहादुरी और कुर्बानी की वो मिसालें कायम की कि जिस तरीके से वो पूरा डिवीजन जो है उसको बर्बाद कर दिया और तबाह कर दिया। और इन्हें हमारा एक ऑफिसर जो था वो इंडिया के 5 टैंकों को जो तबाह किए थे वो लेकर आया
और उसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि मैं आर्मी में होते हुए मैं एयरफोर्स की बेइंतहा तारीफ करूंगा, क्योंकि हकीकत में ये हुआ कि जिस वक्त लड़ाई शुरू हुई, लड़ाई से पहले एक बैटल ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम था, हम कश्मीर में बिल्कुल अंदर तक चले गए थे, लेकिन हिंदुस्तान ने जो अपनी जो चाइना के साथ 62 में शर्मनाक शिकस्त खाई थी और उसके बाद रन ऑफ कच्छ के अंदर उनके एक डिवीजन ने हमारे एक ब्रिगेड ग्रुप पे हमला करके हमने उसको पसपा किया, तो उस शर्मिंदगी को दूर करने के लिए अपनी अफवाज का, जंग से पहले 2-4 दिन पहले को ट्रेन पे भी हमला हुआ था। हाँ, ट्रेन पे भी हमले हुए, इस तरीके से उन्होंने किया। तो रात की तारीकी के अंदर उनका जनरल प्रसाद उसने कहा कि जी आई विल हैव माई पेग इन जिमखाना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये था कि वो उसकी हमारी अस्करी कुव्वत और खास तौर पे जो प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स एयरफोर्स ने की, उनके जितने भी हमारे पेरीमीटर्स के अंदर कश्मीर में और सियालकोट सेक्टर में बेसिस थे, जामनगर था, हलवाड़ा था, पठानकोट था, उनके रनवेज को बिल्कुल तबाह कर दिया। और उसके अंदर मैं एक मिसाल दूंगा MM आलम की कि दुनिया में अभी तक उसका एक रिकॉर्ड है कि एक ही उसके अंदर उसने तकरीबन 5 जहाज उसने वैम्पायर दुश्मन के गिराए। एयर मार्शल साहब ज्यादा उसकी वजाहत करेंगे। तो ये एक तरीका, सबसे बड़ी जो चीज जैसे जैसे आपने कहा था कि दिफाए पाकिस्तान से दिफा तक, तो उसमें हमें उस जज्बे को बेदार करना। मैं आप सब एक चीज पूछना चाहता हूं, हमने डिस्कस किया कि 65 में वो जो MM आलम साहब थे, MM आलम साहब के साथ एयर वाइस मार्शल महमूद अख्तर बुखारी साहब, रफीकी, सैसल चौधरी, ये सारे हमारे हीरोज थे जिन्होंने 65 की जंग हमें जितवाने में बड़ा मेन रोल था इनका। क्या समझते हैं इनका रोल के पीछे भी कोई और था जिनकी वजह से ये लोगों ने जाके स्ट्राइक की? इनको लीड करने वाले जो लोग थे, जो पॉलिसी मेकर्स थे, जिन्होंने ये सारा डिजाइन किया था कि किस तरह इंडिया पे अटैक कर रहे हैं, वो कौन लोग थे जिनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ? देखिए, एयरफोर्स तो जमाने अमन में भी हालत जंग में होती है, बिकॉज रोज आप वही जहाज उड़ाते हैं, रोज वही कॉम्बैट ट्रेनिंग करते हैं। सिर्फ ये है कि दुश्मन के लाइव वेपन्स आप पे फायर नहीं करते, लेकिन बाकी आपकी टैक्टिक्स डेवलप होती हैं। एयर टू ग्राउंड वेपन डिलीवरी आप करते हैं, बॉम्ब्स हो, रॉकेट्स हो या गोलियां हो, तो ये तो सारा साल आपका चलता रहता है। आपकी वॉर प्लानिंग सारा साल चलती है, आपके टारगेट्स फोल्डर्स वो होते रहते हैं, बिकॉज जैसे जैसे दुश्मन की एक्विजिशन आती है, ये वो चूहे और बिल्ली का खेल है कि व्हाटएवर वन एक्वायर्स द अदर एक्वायर्स द काउंटर ऑफ दैट। और उसमें अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आ गया है। यू सी टुडे अगर आप एयरफोर्स को हमारी देखें, हमारा रेशो शायद वही हो 1:3 का, लेकिन टुडे क्वालिटेटिवली हमारी एयरफोर्स बहुत अच्छी है, उनकी भी बहुत अच्छी है। तो जब ये हमारा F-16 और उनका SU-30 जब मुकाबला करेगा ना, असल क्वालिटी का उस JF-37 है, JF उससे थोड़ी सी कम कैटेगरी में है। तो ये जब गुड वर्सेस गुड और बैड वर्सेस बैड आएगा, तो उस वक्त आपको चलेगा। अब टैंकर्स उनके पास भी हैं, उससे एनहांस्ड रेंज है कि जो पहले आपकी रेंज में नहीं था, अब वो आपकी रेंज में है। आपका रेडियस ऑफ एक्शन, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जिस दिन ईस्ट पाकिस्तान का फॉल हुआ, इंदिरा गांधी ने बॉर्डर से 80 मील के बाद का कोई ब्लैकआउट की जरूरत नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान एयरफोर्स की रीच से वो इलाका वो था ही नहीं उसमें। तो भुट्टो साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने एंड ही केम टू विजिट आवर स्क्वाड्रन इन 74, वहीं शोरकोट में ही थे। उन्होंने आके हमारे चीफ को टास्क किया, हम लोग हमारी स्क्वाड्रन में बैठे, उन्होंने कहा, कहता है आई वांट यू टू मेक होल इंडिया स्लीपलेस अगर जंग दोबारा होती है तो। मतलब बाय एन एयरक्राफ्ट व्हिच विल टेक यू टू द फारदेस्ट पॉइंट। तो ये क्वालिटी की जंग उस वक्त से हमारी जो है ना वो चल रही है। 71 तक, इनफैक्ट नॉट टोटली बट 65 तक तो टोटली हम उन जहाजों पे थे जो अमेरिका ने आपको। मैं चाहूंगा यहाँ पर एक ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद मैं ये जरूर पूछूंगा जो बेसिकली उस वक्त एयरफोर्स के प्लानर्स थे, जिनकी प्लानिंग की वजह से पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान इस जंग में सुरखरू हुआ, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।